जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसे थोड़ा दोबारा देख लेते हैं। क्या है जी बोहर्स मॉडल? आपके पास बोहर्स ने क्या किया था जी, आपको पता है जी 1913 में बोहर्स ने प्रपोज किया था एक मॉडल ऑफ एटम विच इज रिमूव द डिफेक्ट ऑफ रादरफॉर्म। रादरफॉर्म का जब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें कुछ डिफेक्ट्स मौजूद थे। क्या डिफेक्ट्स थे? एक तो उसने क्या किया था एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था, ठीक है, लेकिन क्या था जी उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में क्या थी, कुछ गलतियां मौजूद थी। बोहर ने क्या किया जी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो आपने पढ़ी है एंड यूज की और प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम इन अ सर्टेन क्वांटाइज एनर्जी लेवल। कि हाइड्रोजन एटम जो होता है कि हाइड्रोजन एटम के जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्वांटाइज कहते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल में मौजूद है। मेन पास्टुलेट्स क्या थे आपके पास बोहर्स के आपने पास्टुलेट्स पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियर सर्कुलर पाथ। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाहर सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में मूव कर रहा है और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है और क्वांटम नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। सेकेंडली वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ना ही एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अगर वो डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करता है तब वो एनर्जी को एमिट कर सकता है और एब्जॉर्ब करता है। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है जी, डिपेंड करता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टूवर्ड्स लोअर ऑर्बिटल, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा होता है, एमिट कर रहा होता है। और जब वो क्या करता है जी, लोअर से टुवर्ड्स हायर की तरफ जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है जी, उस सूरत में करेगा एनर्जी को एमिट और एब्जॉर्ब। लेकिन अगर एक ही ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना ही वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने देखा था जो एनर्जी चेंजेस आती हैं, जब वो जंप करता है तो हम कहते हैं अगर एक ऑर्बिट की एनर्जी E1 है और वो E1 से मूव कर रहा है टुवर्ड्स अदर ऑर्बिट, उसकी एनर्जी क्या होगी, E2 होगी। तो चेंज इन एनर्जी अगर आपने देखनी है तो कैसे देखोगे, डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। यानी कि आप E2 हायर ऑर्बिट की एनर्जी को लोअर ऑर्बिट की एनर्जी से माइनस करोगे तो आपके पास डेल्टा E। डेल्टा कहते हैं चेंज इन एनर्जी को, कि एनर्जी का चेंज फ्रॉम हायर टुवर्ड्स लोअर या लोअर टुवर्ड्स हायर। ठीक है, और पीछे आपने प्लांक्स में पढ़ा था कि डेल्टा E क्या होता है, एच म्यू। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और म्यू क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर हो गया जी, ये तमाम बातें सारी हम पढ़ गए थे। लास्ट इसका जो था आपके पास जो पास्टुलेट है वो कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल विच हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। कहते हैं आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स में चले जाओ तो मोमेंटम हम कहते हैं, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू, पढ़ के आ रहे हो, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। यानी कि आपका जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका फिक्स्ड क्या होगा, मास होगा, और फिक्स्ड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक हो गया। अगर आपके ऑर्बिट की फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम मौजूद है, ठीक है जी, तो तभी उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अदरवाइज आपका ऑर्बिट किसी और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। ठीक हो गया। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h ओवर 2 पाई। कहते हैं जी जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है किस पे जी, ऑर्बिट के इंटीग्रल मल्टीप्लाई। आप किसी भी ऑर्बिट के क्या करोगे जी, इंटीग्रल मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, h ओवर 2 पाई। h आपको पता है क्या है जी, प्लांक्स कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और पाई आपको पता है जी 22/7 यानी कि 3.14 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि किन किन ऑर्बिट्स में आपका जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो देखें आपके पास क्या है जी, एंगुलर मोमेंटम अभी हमने बात की mvr। एम क्या है जी, मास को कहते हैं, वी फॉर वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस है, इज इक्वल टू NH। NH क्या है आपके पास, NH ओवर जी, NH क्या है आपके पास जी, NH ओवर 2 पाई आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया जी, 2 पाई है, पाई कहते हैं 22/7 को। परमिटेड कौन कौन से एंगल्स में मूव कर सकते हैं हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं अगर आपके पास n की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, mvr इज इक्वल टू, n की जगह 1 आ गया, ठीक है, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाय h हो गया ओवर 2 पाई। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट जो है ऑर्बिट, उसका क्या है जी, आपके पास h ओवर 2 पाई है। सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2h ओवर 2 पाई आ जाएगा। थर्ड ऑर्बिट की बात करोगे तो 3h ओवर 2 पाई आ गया। इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन मूव
ऑर्बिट नंबर 1 में करेगा, ऑर्बिट नंबर 2 में करेगा, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 में, या सो ऑन में करेगा। आपको इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्बिट नंबर 1 में मिलेगा, या ऑर्बिट नंबर 2 में मिलेगा, या ऑर्बिट नंबर 3 में मिलेगा, लेकिन आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के दरमियान में नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 और 2 जो है वो आपकी एंगुलर मोमेंटम को नहीं शो कर रहा। 1 और 2 के दरमियान में नहीं मिलेगा, ना ही 2 और 3 के दरमियान में मिलेगा। मिलेगा तो या 1 पे मिलेगा या 2 में मिलेगा, कभी भी 1 और 2 के दरमियान वाली स्पेस में नहीं मिलेगा, ना ही 2 और 3 की दरमियान वाली स्पेस में मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बोहर्स ने कहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में मूव करता है जिसकी फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होती है, और एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्बिट दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 1.5 नहीं दे रहा, 2.5 नहीं दे रहा। तो आपका इलेक्ट्रॉन या तो 1 में मिलेगा या 2 में मिलेगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन आपको 1 और 2 के दरमियान में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे है ही नहीं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू रिमेन वन ऑफ दिस ऑर्बिटल एंड नॉट इन बिटवीन देम, यानी या तो ऑर्बिट नंबर 1 में होगा या ऑर्बिट नंबर 2 में होगा, बल्कि इनके दरमियान में नहीं होगा। सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्वांटाइज होता है। व्हाट द मीन ऑफ क्वांटाइज? क्वांटाइज कहते हैं फिक्स्ड होता है, हर ऑर्बिट का अपना एंगुलर मोमेंटम मौजूद होता है। क्लियर हो गया जी? ये आपके पास क्या थे? बोहर के पोस्टुलेट्स थे जी। अब हमने फाइंड आउट करना है, अब जो हम डेरिवेशंस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? ये आपके एक्सटेंसिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाती है। ठीक है जी, तो जरा गौर से समझिएगा क्या है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, हम इसको यूज करके, बोहर्स के थ्योरी को यूज करके हम ड्राइव कर रहे हैं रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। nth कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फॉर वट एवर। तभी हमने फिक्स नहीं कर दिया बल्कि हमने nth कह दिया। ठीक है, तो हमने रेडियस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव करना है किसके लिए? nth ऑर्बिटल के लिए। ठीक हो गया। कैसे ड्राइव करेंगे हम देख लेते हैं जी। बाय अप्लाइंग दीज आइडियाज, बोहर्स ने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम को ड्राइव किया। वो कहता है फॉर अ journal atom consider an electron of charge E revolving around the nucleus, ठीक है, having charge Z। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लीजिएगा आप अच्छी तरह। जी, क्या है आपके पास? कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास क्या है जी? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, वो क्या कर रहा है जी? एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? m है। इस पे चार्ज क्या है? E है। E इज कॉल्ड चार्ज है। मूविंग, ये मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस क्या है? r, जिसके रेडियस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? r से रिप्रेजेंट किया गया है। ये मूव जिस वेलोसिटी से कर रहा है वो वेलोसिटी क्या है आपके पास? v है। किसके गिर्द मूव कर रहा है? न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है उसे Ze से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज Ze है। ठीक हो गया। ये क्या होता है? Z इसमें क्या है आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड E चार्ज ऑन द प्रोटॉन। इसमें Z क्या है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के नंबर कितना है न्यूक्लियस के अंदर, और E जो है वो क्या है? चार्ज ऑन द प्रोटॉन है। क्लियर हो गया? ये चीज आपको क्लियर होगी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कह रहा है आपके पास? कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, दो चार्ज बॉडीज है हमारे पास। कौन कौन सी चार्ज बॉडीज हैं जी? हमारे पास एक चार्ज बॉडी है इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चार्ज बॉडी हमारे पास कौन है सी है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपके पास जिसपे क्या है? Z है। कहते हैं दो चार्ज बॉडीज के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। बात क्या करता है कि फोर्स जो है इनके दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। कहते हैं जी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, दो चार्ज बॉडीज है। कंसिडर करते हैं Q1 एक चार्ज बॉडी है एंड Q2 जो है वो दूसरी चार्ज बॉडी है। हम इसे क्या कंसिडर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं, और इसे क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियस या प्रोटॉन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? टू द
स्क्वायर ऑफ द रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 होगी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगी, 2 होगी। कहते हैं जी फोर्स जो होती है अट्रैक्शन दो चार्ज बॉडीज के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द किसके जी, रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस बिटवीन देम। क्लियर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसे कंबाइन कर रहे हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 होगी। आपको पता है जी प्रोपोर्शनल साइन जब खत्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है आपके पास, विच इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर पहले मौजूद है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बन गई है, 4 बन गई है। क्लियर है जी। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो Q1 और Q2 की जगह क्या यूज कर सकते हैं, Z यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि Q1 जो है हम कंसिडर करते हैं जी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, और Q2 कंसिडर करते हैं जी न्यूक्लियस का, और जिसमें क्या मौजूद है, ZE, Z फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और E आपके पास क्या है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन। क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पुट कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ZE डॉट E, ऑब्वियसली एक उसका है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू ZE स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 ई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बन गई, 5 बन गई, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात वो कहते हैं द कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड अ सेंटीपीटल फोर्स। आप लोग फिजिक्स में अगेन ये पढ़ के आ रहे हो कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसके मूव करने की वजह कौन सी होती है, सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होती है आपके पास, सेंट्रीपीटल फोर्स हम कहते हैं कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने में हेल्प करती है इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल फोर्स। वो क्या कहलाती है आपके पास, सेंट्रीपीटल फोर्स कहलाती है। अब ये सेंट्रीपीटल फोर्स होती क्या है आपके पास, वो चेक कर लेते हैं जी। सेंट्रीपीटल फोर्स आपके पास अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपीटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, यानी कि सेंट्रीपीटल फोर्स क्या है, मैस क्या है, मैस आपके m क्या है, मैस है, v क्या है, वेलोसिटी, r क्या होगी, रेडियस। ऑब्वियसली मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और किस रेडियस, r क्या है, रेडियस से मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाती हैं, यानी कि जो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा है उसमें जो फोर्स थी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी, और ये F क्या है, सेंट्रीपिटल। जब आपकी कोई भी चीज सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, के सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू, और स्टार्टिंग में हमने देखी थी क्या थी आपके पास, ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जी, ये आपके पास आ गई इक्वेशन के mv स्क्वायर, हमने कंपेयर कर लिए दोनों को। अब इसमें से अगर हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 होगी, इसमें से अगर आप क्या करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, v को इधर ही रहने दे, बाकी चीजों को उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी, ZE स्क्वायर, पहले ये सारा लिख लेते हैं, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, m इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, r इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। कुछ कटता है, ऑब्वियसली कटता है, क्या कट रहा है जी, और यहाँ पे इसके साथ r स्क्वायर भी था, r जो है वो r स्क्वायर से कट गया, और आपके पास क्या रह गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट m और साथ क्या आ गया r आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, वेलोसिटी निकल आई, जो इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 8 बन गई है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये इक्वेशन बताती है कि स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के। अब देखो आपको पता है जी, z भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, इसमें 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसे वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं, इसकी वैल्यू बुक में आपको दी होगी, 8.84 मल्टीप्लाई टेम्परेचर -12 होती है। ठीक है जी। अब इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ऑब्वियसली मैथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पीछे क्या बचा आपके पास, पीछे बचा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये सारे कांस्टेंट होते हैं तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था अगर बहुत सारे कांस्टेंट हो तो हम इसे नए कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। अब ये हमें इक्वेशन क्या बता रही है, इक्वेशन क्या बताती है हमें कि वी स्क्वायर जो है वो बाकी सारे कांस्टेंट थे इसलिए मैंने प्रोपोर्शनल लगा दिया आर स्क्वायर के, यानी कि आपके पास जो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के। अब इसका मतलब क्या है, इट्स मीन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग फास्टर इन एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर रेडियस, यानी कि जितना रेडियस कम होगा, रेडियस कम होने का मतलब जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा उसका रेडियस ऑब्वियसली कम होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन फास्टर मूव करेगा। लेकिन जैसे जैसे हायर ऑर्बिटल्स की तरफ जाएंगे जिसकी वजह से रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर होगी बात। रेडियस कम होने का मतलब है कि न्यूक्लियस के करीब है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तेज होती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जैसे जैसे हायर ऑर्बिटल्स की तरफ हम मूव करना शुरू कर देते हैं, रेडियस जो होता है न्यूक्लियस से इंक्रीज करना शुरू कर जाता है, और जितना रेडियस इंक्रीज करेगा उतनी वेलोसिटी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है जी। तो ये चीज, इस चीज को एक्सप्लेन करी है कि एज द इलेक्ट्रॉन मूव टू हायर ऑर्बिटल्स ऑफ लार्जर रेडियस द वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। ठीक है जी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 ने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। अब क्या है जी, आप लोगों ने ये कर लिया। अब अभी हमने पढ़ा था पास्टुलेट, अभी थोड़ी देर पहले हम पास्टुलेट पढ़ के आए हैं बोहर्स का एक, कि अकॉर्डिंग टू फोर्थ पास्टुलेट था कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू क्या है जी, एन एच ओवर 2 पाई फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, ये आपने स्टडी किया था। ठीक है। अब इसमें से हम अगर v की वैल्यू को निकालें तो क्या निकलेगी, v इज इक्वल टू, बाकी सारा वहां पे चला जाएगा, आपके पास क्या आएगा जी, एन एच ओवर 2 पाई, और m और r इधर मल्टीप्लाई और था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एम आर आ गया आपके पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बन गई, 8 बन गई। ठीक है। पीछे हम चलते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे जी, इस इक्वेशन का जो इक्वेशन 8 है इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर लेंगे। ठीक है। स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइडों से इसका क्या ले रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो। जब स्क्वायर लेंगे तो ये जो इक्वेशन नंबर 8 है ये क्या बन जाएगी आपके पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका जब स्क्वायर ले रहे हो आप लोग तो 2 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, m का स्क्वायर आ जाएगा, और r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन गई, 9 बन गई। ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद हो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 7 थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 क्या थी आपके पास, इक्वेशन नंबर 7 आपने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, इक्वेशन नंबर आपके पास क्या थी, 9 थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली है, क्या निकाली है जी, इक्वेशन नंबर 7, वो आपके पास थी जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एनी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। अगर आपको याद हो पीछे आपके पास मौजूद होगी, मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 थी। हम क्या कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दैट्स मीन राइट हैंड साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जी इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयर करने से क्या होगा आपके पास जी,
Z square divided by 4 pi epsilon naught Rm is equal to n square h square divided by 4 pi square m square और साथ क्या आ रहा है आपके पास r square। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हमने रेडियस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे, जहां पे डिवाइड जो हो रहा है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। मैंने उठा के जो है इसको इधर ले गई हूँ और इसको उठा के इधर ले गई हूँ। n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्या है जिसमें कुछ कटता है, ऑब्वियसली कटता है। r जो है इसमें कट गया r स्क्वायर से, पीछे क्या बचा आपके पास 4 से कट गया आपके पास, पाई स्क्वायर पाई से कैंसल आउट हो गया, m स्क्वायर m से कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास जो पीछे बचा है r इज इक्वल टू, बाकी सारा कुछ हम उधर ले जाएंगे। r इज इक्वल टू क्या है जी, एप्सिलॉन, इधर जो बचा है वो एप्सिलॉन नॉट बचा है, n स्क्वायर बचा है, h स्क्वायर बचा है, और यहाँ पे जो चीज बची थी वो नीचे चली जाएगी। क्या बचा है यहाँ पे जी, पाई रिमेन हो गया, m आ गया, z e स्क्वायर आ गया। तो यानी कि रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m z e स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है जी, रेडियस की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या होगी, रेडियस की वैल्यू होगी। इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे रीअरेंज करेंगे जी, रीअरेंज कर रही हूँ अगेन, मैं इसको थोड़ा सा ले लेती ताकि आपको क्लियर हो जाए कि r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट था। ठीक हो गया, इसमें कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल रही हूँ। एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, h स्क्वायर कॉन्स्टेंट है आपके पास, पाई कॉन्स्टेंट है, m कॉन्स्टेंट है आपके पास। ठीक हो गया, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। ऑब्वियसली चार्ज ऑन द प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब डिफरेंट इस इक्वेशन में क्या था, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑब्वियसली हर ऑर्बिट क्या होता है, दूसरे से डिफरेंट होता है, डिवाइडेड बाय जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर एटम का अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एन भी इसमें डिफर है और जेड भी इसमें क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। क्लियर हो गया। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि अगर आपके पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको एक नए कॉन्स्टेंट के इक्वल कर लेते हैं। तो मैं इसको एक नए कॉन्स्टेंट यानी कि ए नॉट के इक्वल कर देती हूँ। तब अब इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर ओवर z आ गया आपके पास। ठीक है, या z आ गया, इसे z भी पढ़ सकते हो। इसकी वैल्यूज जब पुट करोगे, आपकी बुक में लिखी हुई है सारी वैल्यूज, आप लोग देख लीजिएगा जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, क्योंकि ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बता दी है, एच स्क्वायर की भी, तो वो इक्वल आती है किसके 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ट्रेस माइनस 11 के, यानी कि ए नॉट की जो वैल्यू है जो इक्वल किसके, इसके वैल्यू इसके इक्वल आती है। तो हम इसको, इसका मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू ए नॉट की जगह हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, नैनोमीटर में अगर करें तो आपके पास क्या आता है जी, 0 पॉइंट, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर ओवर जेड आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं, वी कंसिडरिंग दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करते हैं। जब हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करेंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। तो z की जगह हम 1 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, दिस वन। इसे अगेन लिख लेते हैं, क्या है आपके पास, r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन है इसके जरिए आप क्या कर सकते हो,
इस इक्वेशन के जरिए आप हर ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कंसीडर करते हैं जी, ऑर्बिट नंबर 1 है, n इज इक्वल टू 1, तो उसका रेडियस फाइंड आउट करना है तो r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n की जगह क्या पुट करेंगे? 1 स्क्वायर पुट कर देंगे, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 0.529 आया। यानी कि पहले ऑर्बिट जो आपके न्यूक्लियस के नजदीक है उसका रेडियस कितना है? 0.529। इसी तरह हम बाय बाय सारी पुट कर सकते हैं। अगर आपने सेकंड ऑर्बिट का पुट करना है तो क्या करेंगे? r इज इक्वल टू 0.529 और n की जगह क्या पुट करोगे? z स्क्वायर पुट सॉरी 2 स्क्वायर पुट करोगे, तो आपके पास r क्या आ जाएगा? पुट करो आप लोग कैलकुलेटर से, 0.11 आ जाएगा। यानी कि सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 2.11 आर्मस्ट्रॉन है। आर्मस्ट्रॉन में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड का करोगे तो थर्ड का आता है, ठीक है, पुट करो वैल्यू 4.75 आर्मस्ट्रॉन आ रहा है। अगर आप क्या करते हो जी, फिफ्थ का पुट करते हो तो फिफ्थ का जो रेडियस आ रहा है वो ये सेकंड का था, ये थर्ड का है, फोर्थ का आपके पास क्या आ रहा है? 8.4 आर्मस्ट्रॉन। अब देखो हम जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हायर ऑर्बिटल्स की तरफ जा रहे हैं, रेडियस क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जाता है। पहला ऑर्बिट 0.5 पे था उसका रेडियस, सेकंड का कितना है? 2.1 है, थर्ड का 4.7 है, फोर्थ का 8.4 है। यानी कि हम जैसे जैसे हायर ऑर्बिटल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, रेडियस क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जाता है, ठीक है जी। रेडियस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है जी? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट गो ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द ऑर्बिटल नंबर, कि जैसे जैसे ऑर्बिटल्स के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस। लेकिन ऑर्बिट इक्वली स्पेस नहीं है। इक्वली स्पेस्ड का मतलब क्या है? यानी कि अगर आप देखो डिफरेंस 0.5, पहले ऑर्बिट के दरमियान डिस्टेंस कितना है? अगर आप देखो आपके पास R1 जो था पहला ऑर्बिट, उसका 0.529 था। अगर इक्वली स्पेस्ड होते तो अगला ऑर्बिट इसमें आप क्या करते? 0.529 को प्लस करो तो 991851, यानी कि अगला ऑर्बिट जो होना चाहिए था R2, उसका उसका कितना होना चाहिए था रेडियस? 1.058, लेकिन उसका रेडियस कितना आया जब हमने कैलकुलेट किया? 2.11 आया। दैट्स मीन हर ऑर्बिट इक्वली स्पेस नहीं है। इक्वली स्पेस का मतलब है कि अगर एक ऑर्बिट रेडियस नंबर इस पे मौजूद है तो अगला ऑर्बिट उससे ज्यादा स्पेस में मौजूद होगा, अगला ऑर्बिट उससे भी ज्यादा स्पेस में मौजूद होगा, उससे अगला ऑर्बिट उससे भी, यानी कि स्पेसेस क्या करती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। इक्वली स्पेस नहीं है तमाम ऑर्बिट्स, ठीक हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R2 माइनस R1 जो होता है, इनके दोनों रेडियस का निकालो, हमेशा कम होता है किससे जी? R3 माइनस R2 से। R2 माइनस R1 का जो रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है, वो कम है एज कंपेयर टू R3 एंड R2। इसी तरह R4 माइनस R3 का अगर रेडियस निकालते हो तो वो R3 2 से क्या होता है? कम होता है। नॉट इक्वली स्पेस है। सेकेंड ऑर्बिटल जो होता है वो 4 टाइम्स अवे होता है किससे जी? न्यूक्लियस से। फर्स्ट ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल जो है वो 9 टाइम्स अवे है किससे? फोर्थ ऑर्बिटल से। और फोर्थ ऑर्बिटल जो होता है वो 16 टाइम, यानी कि जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ भी क्या करती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। When an electron jump the energy, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी? जंप करता है, तो उसमें एनर्जी चेंजेस आती है। कैसे एनर्जी चेंजेस आती हैं आपके पास? देख लेते हैं। आपके पास क्या है जी? एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, इसकी एनर्जी E1 है। जो वो फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल्स टू हायर ऑर्बिटल जंप करेगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। तो डिफरेंस इन एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है आपके पास, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू h म्यू। आपको पता है जी डेल्टा E क्या होता है जी? h म्यू होता है आपके पास। When delta E is the energy difference of any two orbitals with energies E1 and E2, energy is absorbed by an electron when it jumps from inner orbital to an outer orbital. जब electrons inner orbital से outer orbitals की तरफ move करता है, ठीक है जी, इनर से आउटर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी? ऑब्जॉर्ब होगी। तो जब आप देखिए स्टेयर्स को हम जब चढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है, फ्रॉम इनर ऑर्बिटल से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या हो रही होती है? एब्जॉर्ब हो रही होती है। और जब फ्रॉम हायर टूवर्ड्स लोअर आ रही होती है तो एनर्जी क्या हो रही होती है? रिलीज हो रही होती है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ऑन